और मुझे आज तुम्हें ठीक से सबक सिखाना होगा। किरण ने तंज किया। तुम्हें हर किसी को सबक सिखाना होगा जो तुम्हें घिनौना लगता है। क्या तुम्हें घिनौना लगना पसंद है? चूंकि तुम लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हालांकि जब तुम खुद को शर्मिंदा करोगी तो रोना मत। राघव धीरे धीरे खड़ा हुआ। तुम ही हो जो रोएगा। किरण ठंडी मुस्कुराए राघव को अपनी चुनौती स्वीकार करते हुए देखकर। उसे मारने की कोशिश मत करना, बस उसे शर्मिंदा करो। तुम यहां लोगों को मार नहीं सकती। शिवांश ने किरण को एक गुप्त संदेश भेजा। समझ गई, मैं उसे नहीं मारूंगी, मैं सिर्फ एक हाथ काटने का ध्यान रखूंगी। किरण ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। चूंकि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो चलो शुरू करते हैं। कुछ भी ऐसा मत करना जो हमारी दोस्ती को नुकसान पहुंचाए, अकरम ने कहा। महल के हॉल में रोशनी के 2 गोले दिखाई दिए, उन्हें दोनों को घेरते हुए। वे अचानक एक प्राचीन मार्शल मंच पर दिखाई दिए। अंतरिक्ष कांप उठा और राघव और किरण एक प्राचीन मार्शल स्टेज के ऊपर प्रकट हुए। मार्शल स्टेज के चारों ओर कोहरा भरा हुआ था, जिससे वे दोनों स्टेज के बाहर कुछ भी नहीं देख सकते थे। लेकिन महल के हॉल से जहां अनुराधा और बाकी लोग थे, वे उन्हें साफ देख सकते थे। हॉल के केंद्र में एक प्रक्षेपण प्रोजेक्शन था जो मार्शल स्टेज को दिखा रहा था। यह एक अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट प्रक्षेपण था जिसने इसे असली चीज जैसा महसूस कराया। यहां तक कि उन दोनों से आने वाला दबाव भी साफ महसूस किया जा सकता था। सबने सांस लेना बंद कर दिया। यहां मौजूद हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेषज्ञ था और वे सभी अपनी ताकत की पुष्टि करने के लिए दूसरे विशेषज्ञों को आपस में लड़ते हुए देखना पसंद करते थे। राघव, मैं तुम्हें तुम्हारी बातों की कीमत चुकाने दूंगी। किरण ने ठंडी निगाहों से राघव को देखा। उसकी आभा धीरे धीरे संघनित हो रही थी। उसके पीछे रूम फूट पड़े। उसकी अभिव्यक्ति प्रकट हुई, जिससे राघव पर भारी दबाव पड़ा। यह निराकार ऊर्जा एक अदृश्य हाथ की तरह थी जो राघव को कसकर पकड़े हुए थी। यह किरण का आभालोक था। यह महसूस करते हुए कि उसने कितनी आसानी से उसे लॉक कर दिया था, उसने ताना मारा। लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा आंक लिया था। मैं तुम्हें बस एक वार में हरा सकती हूं। उसकी तलवार म्यान से बाहर निकल आई और लोग ये भी नहीं देख पाए कि उसने उसे कैसे बाहर निकाला। उन्होंने बस एक भयंकर और तेज रोशनी की किरण राघव की ओर जाते हुए देखी। चिंगारी उड़ी। राघव ने अपनी कोई आभा जारी नहीं की थी। उसके सामने एक खून के रंग की कृपाण थी जो किरण की तलवार को रोक रही थी। किरण का वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमला राघव द्वारा आसानी से रोक दिया गया, जिससे हर कोई सदमे में उछल पड़ा। उसने इसे केवल अपनी शारीरिक शक्ति से रोक दिया। सौरभ सदमे से भर गया। हालांकि उसने राघव की ताकत का उच्च अनुमान लगाया था, फिर भी उसने नहीं सोचा था कि राघव इतना शक्तिशाली होगा। यहां तक कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल युअन का उपयोग किए बिना भी उसने आसानी से इस हमले को रोक दिया। इसके अलावा वो जरा भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे किरण का सारा बल एक ड्रैगन फ्लाई से ज्यादा नहीं था जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसका हमला उसे हिलाने के लिए भी योग्य नहीं था। राघव की अभिव्यक्ति शांत थी, एक लहर रहित कुएं की तरह। उसने अपनी कृपाण उठाई, ठंडी नजरों से किरण को देखा। सच कहूं तो वो अंदर से शांत नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फाउंडेशन फोर्जिंग के चौथे हेवन स्टेज तक पहुंचने के बाद उसकी ताकत अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं थी। वो इसे महसूस किए बिना ही और मजबूत हो गया था। चूंकि उसके भौतिक शरीर का मजबूत होना उसके 108,000 अमर मंचों की शक्ति से मेल नहीं खा सकता था, वो अपने भौतिक शरीर की सटीक शक्ति को महसूस नहीं कर सकता था। लेकिन आज, अब जब वो लड़ रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसके भौतिक शरीर की ताकत अनजाने में बढ़ गई थी। मेरा एक और हमला लो। किरण हवा में कूद गई, अपनी तलवार नीचे की ओर चलाई। इस बार तलवार की रोशनी फूट पड़ी और शून्य फट गया। धमाका। किरण के हमले ने मार्शल स्टेज को हिला दिया और एक क्यूई लहर फूट पड़ी, जिससे महल के हॉल में सभी शिष्य चौंक गए और जल्दी से इसे रोकने के लिए अपने हाथ उठाए।
लेकिन वे जल्दी से अनैच्छिक रूप से हंसे। वे जो देख रहे थे वो केवल एक और अंतरिक्ष का प्रक्षेपण था। ये यथार्थवादी लग रहा था, लेकिन उनकी कोई भी शक्ति उन तक नहीं पहुंच सकती थी। उन्हें धमकाना तो दूर की बात है। जब क्यूई लहर बिखर गई तो वे एक बार फिर चौंक गए। ग्रैंडहा के विशेषज्ञों के भाव बदल गए। इस समय राघव वहां खड़ा था, अभी भी अपनी भावनाहीन अभिव्यक्ति के साथ। उसकी कृपाण का कोण बिल्कुल भी नहीं हिला था। ब्लडरिंकर किरण की तलवार को रोक रही थी। ये कैसे संभव है? ग्रैंडहा के विशेषज्ञ सदमे से भर गए थे। राघव ने अभी भी अपनी आभा जारी नहीं की थी। वह सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। किरण ग्रैंडहा के भीतर एक बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ थी। वो 3 मोनार्क्स के अलावा सबसे मजबूत जूनियर प्रतिभा थी। फाउंडेशन फोर्जिंग के 8वें हेवन स्टेज पर एक कल्टिवेशन के आधार के साथ एक जनजात रैंक 8 सेलेशियल के रूप में उसके पास अविश्वसनीय शक्ति थी। ग्रैंडहा उसे पालने पर बहुत जोर देता था, लेकिन अब उसके पास राघव को हिलाने की योग्यता भी नहीं थी। वे सदमे में क्यों नहीं आते? तो वह सचमुच शक्तिशाली था। तुम बस उसकी शक्ल से नहीं बता सकते थे। अनुराधा का दिल कांप गया जब उसने देखा। उसकी आध्यात्मिक धारणा ने महसूस किया था कि राघव एक बेहद भयानक अस्तित्व था। इसने उसे बताया था कि उसके पास अपार शक्ति थी जिसे उसने अभी तक प्रकट नहीं किया था। लेकिन फिर उसके साथ उसकी पहली मुलाकात के बाद वो थोड़ी सी भी औपचारिकता के बिना एक हंसमुख बदमाश से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके पास एक विशेषज्ञ की जरा भी हवा नहीं थी। फिर वाइन गॉड पैलेस में उसने एक पूर्ण ठग की तरह व्यवहार किया था। उनकी शराब लेने के बाद उसकी वह छोटी खुश मुस्कान ने अनुराधा को यह भूलने पर मजबूर कर दिया था कि वह एक भयानक विशेषज्ञ था। अब किरण ने उस पर 2 बार हमला किया था, लेकिन राघव एक अडिग पहाड़ की तरह था। वर्तमान राघव अपने सामान्य रूप से हंसमुख स्व से अलग व्यक्ति लग रहा था। हालांकि उसने अभी तक हमला भी नहीं किया था। उसकी हड्डियों में वो दबंग हवा पहले से ही प्रकट होने लगी थी। आमतौर पर वह एक दोस्ताना पड़ोसी की तरह था, मिलनसार और सुलभ, लोगों को एक हानिरहित एहसास देता था। लेकिन जैसे ही उसने लड़ना शुरू किया, वो तुरंत एक विस्फोटक युद्ध देवता बन गया। सब पर तिरस्कार से नीचे देख रहा था। शैलियों में इस तात्कालिक बदलाव ने लोगों को एक तीव्र दृश्य छवि दी। इसने उनकी आत्माओं को भी हिला दिया। राघव के चारों ओर हल्की ऊर्जा कुंडलित हो रही थी, जिससे उसके चारों ओर का अंतरिक्ष पानी जैसा लग रहा था जो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। उतार चढ़ाव मजबूत और मजबूत होते गए। राघव ने उग्र किरण को नजरअंदाज कर दिया। इस समय वो अपने शरीर में बदलाव महसूस कर रहा था। किरण द्वारा उत्सर्जित दबाव के तहत उसके 108,000 अमर मंच स्वचालित रूप से घूम रहे थे, लगभग आत्म सुरक्षा की तरह। उनकी ऊर्जा उसके माध्यम से बह रही थी। ये ऊर्जा उसके 4 QICs में ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उसके अमर मंचों की मुख्य ऊर्जा थी। राघव आखिरकार अपने शरीर में बड़े बदलावों का अनुभव कर रहा था जब उसने फाउंडेशन फोर्जिंग के 4थे हेवन स्टेज में उन्नति की थी। केवल उसके भौतिक शरीर की शक्ति ने उसे 3रे हेवन स्टेज की तुलना में 2 गुना शक्तिशाली बना दिया था। वो अपनी शारीरिक शक्ति में बदलाव को महसूस करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके अमर मंचों की शक्ति 3रे हेवन स्टेज की तुलना में 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। इस असंगत वृद्धि के कारण उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसका भौतिक शरीर मजबूत हो रहा है। उसके भौतिक शरीर की वृद्धि 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थी। लेकिन भले ही वो उसके अमर मंचों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था, उसकी शारीरिक शक्ति अब भी अविश्वसनीय थी। घमंडी बदमाश, तुम मुझे कम आंक रहे हो, मर जा। उसके पीछे के रून अचानक बेलगाम हो गए और एक असीम शक्ति राघव पर टूट पड़ी। किरण की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। उसका लक्ष्य राघव को अपमानित करना और उसे अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना था। लेकिन 2 हमलों के बाद भी राघव नहीं हिला था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बच्चे के साथ खेल रहा हो। वो इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? उसने वास्तव में अपने कल्टीवेशन के आधार की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। दिव्य वलय, डिवाइन रिंग। राघव के पीछे एक 4 रंगों का दिव्य वलय प्रकट हुआ, जिससे दिव्य शक्ति निकली। दुनिया का रंग बदल गया और उसी पल महल के हॉल में हर कोई विस्मय से भर गया। यह पवित्र, शक्तिशाली और प्रभावशाली था। इस दिव्य वलय के सामने उन सभी ने खुद को चींटियों जितना छोटा महसूस किया। यहां तक कि अनुराधा और सौरभ, जिन्होंने पहले राघव को लड़ते हुए देखा था, सदमे से भर गए थे। राघव ने अब तक जो शक्ति प्रदर्शित की थी, वो उस समय लड़ी गई शक्ति से कई गुना ज्यादा थी। जैसा कि अपेक्षित था, ये आदमी अपनी ताकत छिपा रहा था। अनुराधा ने अनैच्छिक रूप से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखें उत्साह से भरी थी। हालांकि राघव आमतौर पर एक लापरवाह बदमाश जैसा दिखता था, उसके दिव्य वलय के नीचे वो अब एक युद्ध देवता जैसा लग रहा था, जिससे उसे पूजा का भाव महसूस हुआ। 4 स्टार बैटल आर्मर। धमाका। अचानक आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा उबलती हुई लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लावा फट रहा हो, जैसे राघव के पैरों से एक महासागर हवा में खूट रहा हो। किरण केवल इस शक्ति से पीछे हट गई। उसके चेहरे पर एक अस्वस्थ लालिमा दिखाई दी। राघव के उस पर हमला किए बिना भी वह घायल हो गई थी। क्यूई लहरें लगातार राघव से निकल रही थी, आकाश और पृथ्वी से टकरा रही थी, जिससे दुनिया कांप उठी। इस समय राघव पीछे नहीं हट रहा था। उसने अपने अमर मंचों की शक्ति को खोल दिया था और राघव के चारों ओर लगभग एक अदृश्य लौ जल रही थी, जिससे उसके चारों ओर का अंतरिक्ष मुड़ रहा था और उसकी आकृति अस्पष्ट हो रही थी। हे भगवान, ये किस तरह का राक्षस है? यहां तक कि ग्रैंड एक्साई के विशेषज्ञ भी विस्मित थे। उन्होंने कभी भी इतनी दबंग फिर भी बेलगाम ऊर्जा नहीं देखी थी। केवल उसकी यह आभा ही सामान्य फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों के जीवन को खतरे में डाल सकती थी। वे केवल पास आने से ही सीधे मारे जा सकते थे। शिवांश की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव इतना मजबूत होगा। हालांकि उसने सुना था कि राघव ने पूर्वी समुद्र में कई सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को मार डाला था। यह इसलिए था क्योंकि उसने एक आत्मविनाशकारी औषधीय गोली निगल ली थी। इसके अलावा उसने केवल एक गंदी लड़ाई में हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के कुछ विशेषज्ञों को मार डाला था। यह उत्सुक होने लायक कुछ नहीं था, क्योंकि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के सभी विशेषज्ञों के भौतिक शरीर कमजोर थे। लेकिन राघव अब जो शक्ति प्रदर्शित कर रहा था, उसने उसे चौंका दिया। उसे छोड़ो, राघव खुद भी हैरान था। इस समय उसने अपने पूरे शरीर पर दर्द के झटके महसूस किए, क्योंकि उसके अमर मंचों की ऊर्जा उसकी मेरिडियंस से होकर गुजर रही थी, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे फट जाएंगे। अब वो आखिरकार अपने भौतिक शरीर के 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के विकास के साथ तालमेल न बिठाने के नुकसानों का अनुभव कर रहा था। धमाका। किरण चकित थी। अपने तिरस्कार को दूर करते हुए उसने अपनी तलवार राघव पर चलाई। राघव की कृपाण नाच उठी। किरण ने जिस भी कोण से हमला करने की कोशिश की, उसने जो भी चाल इस्तेमाल की, वो उसकी कृपाण से रोक दी गई। लगातार विस्फोटक आवाजें आई। किरण का हमला कितना भी शानदार क्यों न हो, उसे राघव की कृपाण के एक वार से पीछे हटना पड़ता था। राघव के पैर एक कदम भी नहीं हिले। धमाका। राघव ने एक बार फिर अपनी कृपाण चलाई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर सुन्न हो रहा हो। यह उसके प्रतिद्वंदी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका शरीर अपनी ही शक्ति को सहन करने में असमर्थ था। 10 वार हो चुके हैं। अब लड़ाई जारी रखने की जरूरत नहीं है। किरण को पीछे धकेलते हुए राघव ने ब्लड ड्रिंकर को आलस्य से अपने कंधे पर टिका दिया। क्या उन्हें लगा कि वे उसकी असली शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं? वे सपना देखते रहे। बदमाश, मेरे एक और हमले का स्वाद लो। किरण अचानक दहाड़ उठी। उसका चेहरा मुड़ गया। उसके शरीर से खून की क्यूई फूट पड़ी और उसकी तलवार ने उसकी ओर वार करते हुए दीप्तिमान प्रकाश जारी किया।
उसने अपना स्पिरिट ब्लड सक्रिय कर दिया। राजमहल के हॉल के भीतर चौंकने की चीखें गूंज उठीं। स्पिरिट ब्लड को सक्रिय करना एक सेलेस्टियल का अंतिम दाव होता था, जो यह दर्शाता था कि वे पूरी ताकत लगा रहे हैं। यह अब केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं रहा। अकरम का चेहरा उतर गया। ग्रैंडहा की यह महिला एक अड़ियल झगड़ालू औरत की तरह थी। वह देख सकता था कि किरण के पास राघव को मारने का कोई भरोसा नहीं था और वह बस उसे अपनी असली शक्ति प्रकट करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। चूंकि राघव एक सेलेस्टियल नहीं थे, उनके अंतिम दाव का अनुमान लगाना कठिन था। इस प्रकार अगर वह कोई दाव दिखाने को मजबूर हो जाते तो उनका खतरा कम हो जाता। अकरम ऐसा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक जेड प्लेट निकाली। जैसे ही वो उन दोनों को अलग करने के लिए इसका उपयोग करने वाले थे, उन्हें एक गुप्त संदेश मिला जिसने उन्हें उसे वापस रखने पर मजबूर कर दिया। अपना स्पिरिट ब्लड सक्रिय करने के बाद किरण की शक्ति तेजी से बढ़ी। उसके चारों ओर तलवार की रोशनी जमा हुई और उसने एक अविश्वसनीय रूप से तेज हमला किया। राघव ने सिसकारी ली, चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी किरण की तलवार नीचे वार कर रही थी। राघव अचानक उसकी ओर तेजी से बढ़े। धमाका, एक शरीर के कटने की आवाज गूंजी। जब हवा में चकाचौंध भरी रोशनी फीकी पड़ी तो उन्होंने देखा कि राघव हवा में खड़े हैं। उनकी सेबर खून से रंगी हुई है। हवा से एक सिर और एक बिना सिर वाला शरीर धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। शिवांश दहाड़ा, मौत को दावत। किरण का सिर कटा हुआ देखकर उसकी मारने की इच्छा फट पड़ी। बाकी सब सदमे से भर गए थे। वे देख नहीं पाए थे कि अभी क्या हुआ था। किरण का सिर कैसे कट गया था। हवा में रून्स दिखाई दिए जिन्होंने किरण के सिर को उसके शरीर से जोड़ा, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। राघव ने किरण का सिर केवल चेतावनी के रूप में काटा था। उन्होंने उसकी आत्मा, सोल को नष्ट नहीं किया था, उसकी जान बख्श दी थी। उस तरह की स्थिति में अगर राघव ने अपने हमले में अपनी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जोड़ा होता तो कृपाण में निहित शक्ति के साथ उन्होंने किरण को तुरंत मार डाला होता। हर कोई हैरान था। 10 वार में राघव ने केवल रक्षा की थी, लेकिन जब वह चाहते थे तो उन्होंने किरण का सिर उतार दिया था। यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था, इतना चौंकाने वाला कि कोई नहीं जानता था कि क्या कहना है। अनुराधा अपने सीने को पकड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे उनका दिल बाहर निकल जाएगा। राघव के उस अंतिम हमले ने हवा को रोशनी और रून से भर दिया था, जिससे कोई नहीं देख पाया कि क्या हुआ था। उसी समय उन्होंने सोचा कि जब वह राघव से झगड़ रही थी और बस उनके खिलाफ अपनी तलवार उठाने वाली थी, उस समय राघव ने कहा था कि वह उन्हें 3 वार के भीतर मार सकते हैं। उस समय वह डर गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। अब यह देखकर वो जानती थी कि अगर वह चाहते तो इस दुनिया में अब किरण नहीं होती। यह सोचकर अनुराधा थोड़ी पीली पड़ गई, लेकिन फिर वह अनजाने में मुस्कुराई। राघव उन्हें कैसे मार सकते थे? 2 आकृतियां महल के हॉल में फिर से प्रकट हुई। वे राघव और किरण थे। राघव ऐसे ही अपनी जगह पर वापस बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन किरण पीली सफेद थी और उनकी गर्दन के चारों ओर अभी भी खून लगा था। उनके पहले कम लंबाई के बाल अब केवल उनके कानों तक पहुंच रहे थे। उनके माथे के चारों ओर मृत्यु की ऊर्जा, डेथ क्यूआई, मंडरा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि राघव ने दया दिखाई थी, लेकिन उनकी कृपाण में निहित शक्ति ने फिर भी उनकी आत्मा को नुकसान पहुंचाया था। अपना सिर काटे जाने का मतलब झूठी मृत्यु से गुजरना था। उनकी आत्मा को इस चोट से उबरने में लंबा समय लगेगा। अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकली किरण आतंक से भरी थी। बस वहां खड़े होकर वो कांप रही थी। राघव को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अकरम ने अपने हाथ हिलाए, कोई आए और कुमारी किरण के कपड़े बदलने में मदद करे। 2 दासियां आईं और उन्हें दूर ले गई। किरण के शरीर पर भी खून के धब्बे थे, जो इस भोज के लिए बहुत उपयुक्त नहीं था। ये कहने के बजाय कि वे उन्हें कपड़े बदलने में मदद कर रहे थे, ये कहना ज्यादा सही होगा कि वे उन्हें शांत होने के लिए कुछ समय दे रहे थे।
आखिरकार हर कोई जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन होने में सक्षम नहीं था। ये वे लोग थे जो दूसरे लोगों के जीवन को घास के तिनकों जैसा मानते थे, जो अपने जीवन को सबसे ज्यादा संजोते थे। अनुराधा ने राघव के लिए एक प्याला शराब उड़ेल दी। ये सुनने के लिए उनकी चापलूसी करते हुए पूछा, राघव, तुमने वो अंतिम दाव कैसे किया? वो ये नहीं देख पाई थी कि उन्होंने कैसे जीता था। वास्तव में महल के हॉल में किसी ने भी इसे साफ तौर पर नहीं देखा था। सच कहूं तो जब राघव ने उस अंतिम क्षण में हमला किया था, तो उन्होंने आग और बिजली के रूंज का इस्तेमाल दूसरे लोगों की नजर को रोकने के लिए किया था। उन्होंने कलाई के गार्ड आर्म ब्रेसर का उपयोग किरण की तलवार को रोकने के लिए किया था, जबकि अपनी कृपाण का उपयोग उसका सिर काटने के लिए किया था। हालांकि किरण का वार वास्तव में शक्तिशाली था। राघव ने भी कीमत चुकाई थी। जिस बाह का इस्तेमाल उन्होंने उसे रोकने के लिए किया था, वो लगभग गूदा बन गई थी, लेकिन राघव ने उसे तुरंत ठीक कर लिया था, जिससे कोई उसे देख नहीं पाया और जिस कारण उन्हें चोट लगी थी वो वास्तव में किरण की शक्ति के कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका शारीरिक शरीर उनके अमर प्लेटफॉर्म, इमॉर्टल प्लेटफॉर्म्स की शक्ति से पूरी तरह से मेल खाने में असमर्थ था, जिससे उन्हें नियंत्रण करने में मुश्किल हो रही थी। राघव ने बताने से मना कर दिया, मेरी शराब वापस कर दो और मैं तुम्हें बताऊंगा। कलाई के गार्ड और जूते उनके गुप्त हथियार थे। वो उन्हें किसी के सामने उजागर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे किसी दिन उनकी जान बचा सकते थे। अनुराधा ने कहा, हम सपने देखते रहो। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, किसे परवाह है। अनुराधा ऐसी चीजों में फंसने वाली नहीं थी। उन्हें लगा कि राघव ने बस किसी तरह का गुप्त वार इस्तेमाल किया होगा। वो राघव की दुश्मन नहीं थी, इसलिए उस सारे अच्छे शराब को इस रहस्य के लिए बदलना निश्चित रूप से फायदेमंद नहीं था। इस समय ग्रैंड हा के लोगों की अभिव्यक्ति थोड़ी अशोभनीय थी। उनके चेहरे पर यह तमाचा बहुत क्रूर था। किसी का सिर काटना सबसे बड़ा अपमान था। इस समय ग्रैंड हा के विशेषज्ञों में से एक ने राघव पर उपहास करते हुए अपना प्याला उठाया। राघव, मैं तुम्हारे लिए एक प्याला उठाता हूं। एक महिला को हराने और उसका सिर काटने के लिए तुम वास्तव में एक नायक हो। अनुराधा की अभिव्यक्ति बदल गई। यह व्यक्ति बेस्वाद था। हारने के बाद उसने व्यक्तिगत हमला किया। वह बोलने ही वाली थी कि राघव ने उन्हें रोक लिया। एक राजकुमारी के रूप में उन्हें गुस्से में किसी पर चिल्लाना नहीं चाहिए, वरना यह शिष्टाचार की कमी होगी। राघव ने उदासीनता से कहा, सबसे पहले तुम्हारे पास मेरे साथ टोस्ट करने की योग्यता नहीं है, इसलिए तुम्हें बैठ जाना चाहिए। दूसरा, साधना जगत पुरुषों या महिलाओं में भेदभाव नहीं करता। केवल एक चीज मायने रखती है कि तुम कमजोर हो या ताकतवर। केवल तुम्हारी आवाज सुनकर यह साफ है कि तुम एक मूर्ख हो जिसने बहुत शांतिपूर्ण जीवन जिया है। तुम साफ तौर पर युद्ध के मैदान की क्रूरता को नहीं जानते, वरना तुम ऐसी बुद्धिहीन बात नहीं कहते। तीसरा, अगर वह महिला है तो क्या तुम महिलाओं को कम आंक रहे हो? क्या तुम्हारी मां एक महिला नहीं है? क्या तुम्हारी दादी एक महिला नहीं है? तुम्हारा भेदभाव तुम्हें अपनी जड़ें भुला देता है। एक भेड़ अपनी मां को धन्यवाद देने के लिए घुटने टेकती है। एक पक्षी अपने बुढ़ापे में अपनी मां का कर्ज चुकाता है। यहां तक कि एक जानवर भी जानता है कि अपनी मां का धन्यवाद कैसे करना है, जबकि तुम एक जानवर से भी कम हो। तुम सोचते हो कि तुम मेरे साथ टोस्ट करने के लायक हो। पूरी तरह से बेशर्म। राघव के शब्दों ने ग्रैंड एक्साई के विशेषज्ञों को वाहवाही करने के लिए प्रेरित किया। यह जवाब शानदार था, जिसमें पहला और अंतिम बिंदु भी जुड़ रहे थे। सच कहूं तो ग्रैंड हा की रोमांटिक कहानियां वास्तव में ग्रैंड हा का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। युवाओं और महिलाओं के प्रति उनका भेदभाव अत्यधिक था। आम लोगों के बीच महिलाओं को खाते समय मेज पर बैठने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें ऐसा करते समय रसोई के पास बैठना पड़ता था। वे रोमांटिक कहानियां अमीरों द्वारा खेले जाने वाले खेल थे। जहां तक उस विशेषज्ञ की बात है जिसने राघव को टोस्ट की पेशकश की थी, उसकी पृष्ठभूमि केवल साधारण थी और उसका भेदभाव गहराई तक जमा हुआ था।
लेकिन उसका अपमान कि राघव महिलाओं को परेशान करते हैं उल्टा उसी पर पड़ गया जब तक कि उसने खुद को एक जानवर से कम महसूस नहीं किया। सच कहूं तो इस व्यक्ति को बस ये नहीं पता था कि महिलाएं कितनी भयानक हो सकती हैं। लेकिन जहां तक राघव की बात है, ईस्टर्न वेस्टलैंड से सेंट्रल प्लेन्स तक उनका सामना अनगिनत शक्तिशाली महिलाओं से हुआ था। वैशाली उन सब में सबसे मजबूत थी। अगर इस व्यक्ति ने वैशाली के सामने महिलाओं को कम आंकने की बात कहने की हिम्मत की होती तो यह प्रभावशाली होता अगर उसे दफनाने के लिए एक भी हड्डी बच पाती। वैशाली के बारे में सोचते हुए राघव एक अजीब मूड में आ गए। उन्हें नहीं पता था कि यह महिला, जो इतनी सुंदर और इतनी क्रूर थी कि वह किसी की जान ले सकती थी, अभी भी जिंदा थी या नहीं। उनके बारे में कोई खबर क्यों नहीं थी। यहां तक कि राघव भी वैशाली को देखने से थोड़ा डरते थे, लेकिन वह उन्हें थोड़ा देखना भी चाहते थे। वह महिला बहुत क्रूर थी और बहुत रोमांचक। राघव जब वैशाली के बारे में सोच रहे थे तो ग्रैंड हा का वो व्यक्ति राघव की ओर इशारा कर रहा था, ये नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। राघव ने सिर हिलाया। कहानियां कहती हैं कि तुम्हारे ग्रैंड हा के पुरुष सभी शिष्ट और खूबसूरत शांत पुरुष हैं, जो चीजों को बारीकी और सावधानी से करते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि खाते समय तुम्हें केवल टोस्ट करते समय ही खड़े होना चाहिए? अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें बैठ जाना चाहिए। साथ ही बोलते समय लोगों पर कभी इशारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अशिष्ट है। क्या मुझे यह मत बताना कि वे कहानियां जो तुम्हारे ग्रैंड हा को बताना पसंद है, वे सिर्फ दूसरों को सुनने के लिए है, जबकि तुम वास्तव में पूरी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करते हो। तुम धमकी दे रहे हो। उस व्यक्ति ने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन लंबे समय के बाद भी वो कुछ भी सोच नहीं पाया। ग्रैंड एक्साई के लोग लगभग हंस पड़े थे। सौरभ ग्रैंड हा के लोगों के साथ मौखिक तलवारबाजी करते हुए राघव को एक हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे। उन्होंने इस संबंध में राघव के कौशल के लिए आश्चर्य से खुद को साष्टांग प्रणाम किया। राघव ने उपहास किया, क्या तुम आदमी भी हो? अगर तुम हो तो तुम्हें उदार होना चाहिए। क्या तुम्हारी कहानियां नहीं कहती कि तुम्हारे ग्रैंड हा के पुरुष सभी विनम्र सज्जन हैं, जो शब्दों से लड़ना पसंद नहीं करते? तुम्हारा वर्तमान रूप उस पर खरा नहीं उतरता। इसके अलावा क्या ग्रैंड हा के पुरुषों को बहादुर योद्धा नहीं माना जाता, जो आम लोगों के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार रहते हैं? अगर तुम एक सज्जन होते तो तुम्हें बस थोड़ा मुस्कुराना चाहिए था और बहस नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम एक बहादुर योद्धा होते तो तुम्हें अपने सम्मान की रक्षा के लिए मुझे जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती देनी चाहिए थी। लेकिन तुम शांत रहने में असमर्थ हो और तुम एक कायर हो। अंत में तुम एक बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों के तुम्हें कुछ सिक्के फेंकने का इंतजार कर रहे हो? अकरम ने आखिरकार बीच में दखल दिया। ठीक है, बस बहुत हो गया। राघव, ये मेहमान हैं, इसलिए उन पर ज्यादा सख्ती मत करो। अगर ये जारी रहा तो माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाएगा। हालांकि उनके शब्द राघव को सलाह देने जैसे लग रहे थे। उनके शब्दों ने ग्रैंड हा पक्ष को भी सूक्ष्म रूप से बताया कि अकारण न बने। वो वास्तव में युवराज, क्राउन प्रिंस होने के योग्य थे। शिवांश क्रोधित था, लेकिन वह बीच में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जल्दबाजी में दखल देना उसके चेहरे को एक बार फिर चोट पहुंचाता। सौभाग्य से अकरम चीजों को नियंत्रित करना जानते थे। तनाव को दबाते हुए उन्होंने तालियां बजाई और 10 से ज्यादा सुंदर नर्तकियां दिखाई दी। प्राचीन सुंदर संगीत हवा में भर गया। संगीत और नृत्य ने भोज, बैंक्वेट की वास्तविक शुरुआत को चिह्नित किया। हर तरह के व्यंजन लाए गए और बेहतरीन शराब से उनके प्याले भर गए। हालांकि ये शराब भी उत्कृष्ट थी और वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ साधारण शराब थी। इसमें कोई क्षेत्र समाहित नहीं था। राघव, सौरभ और अनुराधा के लिए, जिन्होंने उन शिष्यों की सर्वश्रेष्ठ शराब पी थी, इसका स्वाद पानी जैसा लग रहा था। लेकिन ग्रैंड हा के लोग इसे पीते ही तुरंत प्रशंसा से भर गए। इस समय किरण वापस आ गई, पहले से कहीं शांत, लेकिन वह अभी भी राघव की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी।
वाइन गॉड पैलेस ग्रैंड एक्साई के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए मेहमानों के मनोरंजन के लिए अपनी कुछ शराब की पेशकश करता था, लेकिन यह शराब बेची या खरीदी नहीं जा सकती थी। इसे केवल उपहार में दिया जा सकता था। लेकिन ग्रैंड एक्साई ग्रैंड हा को इस शराब का कोई उपहार नहीं देगा। उनके तनावपूर्ण संबंध को देखते हुए उन्हें अभी कुछ पीने के लिए देना भी बुरा नहीं था। यही कारण था कि ग्रैंड हा के लोगों को वाइन गॉड पैलेस की शराब का स्वाद लेना लगभग असंभव लगता था। इनमें से अधिकांश लोग इसे पहली बार चख रहे थे। अब वे जितना हो सके उतना पेट भरने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जैसे कि थोड़ा और पीना उन्हें लाभ दे रहा हो। राघव ने एक व्यक्ति को चुपके से एक आधा भरा शराब का घड़ा अपने स्थानिक रिंग में डालते हुए भी देखा। हालांकि थोड़ी देर बाद परिचारकों, अटेंडेंट्स में से एक जो उनकी शराब भरने आया था, उसने देखा कि एक घड़ा गायब है। नियमों के अनुसार उन्हें पुराने घड़े को नए घड़े से बदलना पड़ता था। सभी घड़ों की गिनती की जाती थी। वाइन गॉड पैलेस के शराब के घड़े विशेष थे। उन्हें औषधीय कढ़ाई, मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन्स के समान माना जा सकता था। उन्हें जितना अधिक समय तक उपयोग किया जाता था, उनका सीलिंग प्रभाव उतना ही अधिक होता था और वे उतने ही कीमती हो जाते थे। इसलिए वाइन गॉड पैलेस को अपने शराब के घड़ों को वापस लेना पड़ता था। दोनों युवतियों ने नए शराब के घड़े पकड़ रखे थे। उन्होंने ग्रैंड हा के दोनों व्यक्तियों को देखा। एक पल के लिए उन्हें पता नहीं चला कि क्या कहें। शराब के घड़ों के बिना वे उन्हें नई शराब नहीं दे सकते थे। जिस व्यक्ति ने शराब चुराई थी, उसे भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई जब उसने चिल्लाया, तुम क्या देख रही हो? कोई अभी हमारी शराब के घड़े ले गया। जल्दी करो और हमें नई शराब डालो। उसे पता नहीं था कि वह इस शराब को पी सकता है, लेकिन वह शराब के घड़ों को नहीं ले जा सकता था। वे शराब से भी अधिक कीमती थे और एक खोना या तोड़ना एक बहुत बड़ा अपराध था। दोनों परिचारिकाओं के भाव भद्दे हो गए। उन्हें पता नहीं था कि क्या कहें और उन्होंने बस अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ नहीं कहा। वे नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में शराब के घड़े भी नीचे नहीं रखे। वो व्यक्ति क्रोधित हुआ, तुम क्या करने की सोच रही हो? क्या तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी शराब चुरा ली? राघव और नहीं देख सका और उसने कहा, भाई तुम गलत समझ रहे हो। उन्हें तुम्हारी शराब नहीं चाहिए, उन्हें वो शराब का घड़ा चाहिए। अगर उनका एक शराब का घड़ा गायब है तो उन्हें कम से कम शाही शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक भारी सजा कारावास होगी। तुम जो शराब ले गए हो उसे रख सकते हो, लेकिन तुम्हें शराब का घड़ा सौंप देना चाहिए। क्या तुम्हें इन दोनों महल की युवतियों के लिए चीजें मुश्किल बनानी होंगी? उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकवास है? क्या तुम अभी भी नहीं कह रहे हो कि मैंने शराब चुरा ली? उसने इनकार करने का फैसला किया था, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसके लिए इसे स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसने ऐसा किया तो यह बहुत शर्मनाक होगा। राघव ने लाचारी से अनुराधा को देखा। अनुराधा, अब तुम देखो, असली ग्रैंड हा के आदमी परिष्कृत सज्जन नहीं है। चीजें लेने के बाद वे इसे स्वीकार करने से भी इनकार करते हैं। अब वे चाहते हैं कि दो दयनीय महल की युवतियां इसके लिए दोष लें। मुझे भरोसा है कि ग्रैंड एक्साई का एक बच्चा भी ऐसी बेशर्म चीज नहीं करेगा। अनुराधा ने इस आदमी से शिवांश को देखा। उसकी आंखों में एक दूर का भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड हा के इस बार आने के बारे में उसके सुंदर सपने बिखर गए थे। शिवांश ने ठंडे भाव से आदेश दिया, शेखर, अपना मुंह बंद करो। इसे सौंपो या मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। वो शेखर तुरंत निस्तेज हो गया। वह केवल अपने स्थानिक रिंग से शराब का घड़ा बाहर निकाल सका। शेखर ने अत्यंत शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ करना सबको। ये शराब बस बहुत अच्छी है और मैं अपने पिता के लिए कुछ छोड़ना चाहता था। मेरी माफी। ये खेल फिर से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी चीज से किसे बेवकूफ बना रहे हो? अपनी स्वार्थी इच्छाओं को मुखौटा बनाने के लिए कितना महान बहाना। लेकिन अनुराधा का गुस्सा फीका पड़ते देखकर राघव को पता चला कि ये मूर्ख लड़की फंस गई थी। शिवांश ने ठंडे स्वर में कहा, जाओ, अब से तुम मेरे ग्रैंड हा के सदस्य नहीं हो। शेखर पीला पड़ गया
उसकी आवाज कांप रही थी। महान राजकुमार, कृपया मुझे एक मौका दे, अकरम ने कहा। शेखर केवल अपना पुत्र धर्म, फिलियल पाइटी कर रहा था। इसे क्षमा योग्य माना जा सकता है। राजकुमार शिवांश, तुम्हें दयालु होना चाहिए। मेजबान के रूप में उसे अपने मेहमान के एक तुच्छ व्यक्ति को पीटने पर कुछ करना चाहिए, अन्यथा वो पर्याप्त उदार नहीं लगेगा। शिवांश ने शेखर पर नाक से कोड़ी। क्या तुम्हें युवराज, क्राउन प्रिंस को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? शेखर ने तुरंत दंडवत किया और अकरम को 1000 धन्यवाद कहे। ठीक उसी तरह शराब चुराने की उसकी गलती को माफ कर दिया गया और उसे अपने पिता के प्रति समर्पित होने का नाम भी मिला। राघव ने मन ही मन बड़बड़ाया कि यह कितना हास्यास्पद था। इसके बाद माहौल एक बार फिर थोड़ा अजीब हो गया। घोज उसी अजीब माहौल में समाप्त हो गया और सभी ग्रैंड एक्साई के हेवनली क्लाउड प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। इस हेवनली क्लाउड प्लेटफॉर्म को स्टार पीरिंग प्लेटफॉर्म भी कहा जाता था। यह न केवल ग्रैंड एक्साई की सबसे ऊंची इमारत थी, बल्कि इसका महान ऐतिहासिक महत्व भी था। यह एक ऊंचा टॉवर था जो बादलों को वेधता था। ऊपर से ग्रैंड एक्साई के परिदृश्य को नजरअंदाज करना संभव था। यह ग्रैंड एक्साई में सबसे अच्छा अवलोकन टॉवर था। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी एक महान स्थान था। सामने एक विशाल मंच था। राघव और अन्य लोग बैठ गए और नर्तकियों ने एक सुंदर शो प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। एक बार जब यह शानदार नृत्य समाप्त हो गया तो दोनों राष्ट्रों के बीच वास्तविक सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुआ। ग्रैंड हा की सुंदर महिलाएं भी मंच पर गई और नृत्य किया। फिर उन्होंने हर तरह की अलग अलग प्रतिभाएं और कौशल दिखाए। एक पक्ष के पूरा होने के बाद दूसरा पक्ष शुरू हुआ। राघव के लिए यह इस तरह का पहला प्रदर्शन था। बहुत जल्दी ग्रैंड हा ने अपनी ओपेरा कौशल दिखाना शुरू कर दिया। मंच पर एक तीव्र और भावुक नाटकीय प्रेम कहानी सामने आई। कहानी के भीतर पुरुष नायक एक अमीर युवा राजकुमार था, जबकि महिला नायक एक छोटी किसान लड़की थी। एक संयोगवश मुलाकात ने उन दोनों के बीच बिना किसी कारण के प्यार की चिंगारी को उड़ा दिया। चिंगारियां इतनी चमकीली हो गई कि ये अंधा करने वाली थी। अंत में स्थिति में अंतर के कारण पुरुष नायक को हर तरह की बाधाओं और दबावों का सामना करना पड़ा। ठीक उसी क्षण महिला नायक से भी अधिक सुंदर एक महिला दिखाई दी, जो और भी अधिक प्रतिभाशाली थी, और उसने पुरुष नायक का पीछा करने की पूरी कोशिश की। लेकिन पुरुष नायक को केवल किसान लड़की पसंद थी और वह उसे अपने घेरे में लाने के लिए पूरी तरह से उतर गया। फिर हर तरह के बुरे लोग उसके घेरे में दिखाई दिए और किसान लड़की को निशाना बनाया। एक और महान राजकुमार भी किसान लड़की के बगल में दिखाई दिया, एक ऐसा जो उसे भी पसंद करता था। किसान लड़की को पुरुष नायक के साथ समाप्त होने के लिए हर तरह के मनगढ़ंत नाटक से गुजरना पड़ा। संक्षेप में, पुरुष और महिला नायकों के बीच हमेशा कुछ अनसुलझी गलतफहमियां होती थी। जब भी वे अपनी समस्याओं से आगे बढ़ने वाले होते थे तो उन्हें बाधा डाली जाती थी। बुरे लोग हमेशा होशियार होते थे, जबकि अच्छे लोग हमेशा दयालु और मूर्ख होते थे। बुरे लोग लगातार अच्छे लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे थे, लेकिन चमत्कारिक बात यह थी कि अच्छे लोग अभी भी एक साथ समाप्त होने में कामयाब रहे, जबकि बुरे लोग या तो सुधर गए या खुद के पैर पर गोली मार दी, खुद को मार डाला। ग्रैंड हा की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए राघव ने गंभीरता से देखा। अंत में पुरुष नायक और महिला नायक आखिरकार एक साथ समाप्त हो गए और पुरुष नायक ने कहा, हजारों धक्कों के बाद, इन सभी मोड़ों और घुमावों के बाद मैं आखिरकार आज पहुंचा। यह सुनकर राघव ने लगभग खुद को शौच कर दिया। लानत है, तुम स्पष्ट रूप से मूर्ख थे जो स्पष्ट जालों में बार बार कूद गए। तुम अच्छे और बुरे लोगों के बीच अंतर नहीं बता सकते थे और तुमने बस बार बार बुरे लोगों पर भरोसा किया, अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाया। इस तरह की बुद्धिहीन और मनगढ़ंत कहानी केवल उन बच्चों की रुचि को जागृत कर सकती थी जो बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। अगर ऐसे पात्रों को कल्टीवेशन की दुनिया के निर्दयी संघर्ष में रखा जाता तो राघव कसम खाता कि अगर वे वयस्क होने तक जीवित रह सकते थे तो वो अपना नाम बदल लेगा। जिस चीज ने राघव को अवाक कर दिया वो ये थी कि अनुराधा लगातार आंसू पोंछ रही थी।
स्पष्ट रूप से इसमें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी। उसे एक थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। क्या वह ऐसी नाटकीय कहानी पर विश्वास करने के लिए पूरी तरह से बुद्धिहीन हो गई थी? उसने कई अन्य राजकुमारियों को भी चुपचाप सिसकते हुए देखा। उसे लगा कि इस संबंध में ग्रैंड हा की क्षमता ने उसे प्रभावित किया। ग्रैंड एक्साई के आदमियों को देखते हुए उसने उनमें से काफी लोगों को भी अपनी आंखों में आंसू लिए देखा, लेकिन वह भावुक होने से नहीं था, बल्कि जम्हाई लेने से था। वे ऊब गए थे। इस तरह की कहानी उन्हें अविश्वसनीय रूप से नींद में डाल रही थी। राघव के अस्वीकार्य भाव को देखकर अनुराधा ने फटकार लगाई। राघव, वो भाव क्या है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत भावुक करने वाला था? उन सभी बाधाओं और प्रलोभनों को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अभी भी अडिग रूप से एक दूसरे पर भरोसा किया। यह भरोसा पूर्ण प्रेम बनाता है। राघव ने सिर हिलाया। प्यार को एक तीव्र शपथ नहीं होना चाहिए। सच कहूं तो यह शांत साध जितना सरल है, शायद यह तुम्हारे आदर्श सपनों से अलग है, लेकिन तुम्हें सपनों से वास्तविकता की तुलना करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चा प्यार सरल होना चाहिए। दोनों पक्ष एक दूसरे की रक्षा करते हैं, कभी कभी लड़ते और झगड़ते हैं। वे सभी प्यार के हिस्से हैं। केवल उन्हीं तरह के लोग जो ऐसी नाटकीय चीजें जीते थे, वे लोग थे जो शांतिपूर्ण जीवन के आदी हो गए थे और उत्तेजना चाहते थे। जहां तक राघव की बात थी, वो विपरीत था। वो सामान्य रूप से इतना उत्तेजित था कि वह मरने की कगार पर था। इतना उत्तेजित था कि यह उसे पागल कर देता था। वो एक शांतिपूर्ण जीवन के लिए तरसता था। वह चाहता था कि वो अपने प्रेमियों के साथ एकांत पहाड़ों में बिना किसी चिंता के रह सके। लेकिन अनुराधा जैसे लोग जो शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, उन्हें अपना जीवन उबाऊ लगता था, और वे एक रोमांटिक फिर भी रोमांचक प्यार की इच्छा रखते थे। लेकिन इस दुनिया में इस तरह हर बार खतरे से भाग निकलने में सक्षम होना केवल कहानियों में मौजूद था। वो सच्ची उत्तेजना की कीमत को कभी महसूस नहीं करेगी। ये एक ऐसे व्यक्ति का मामला था जो डर को नहीं जानता था। राघव के साथ सहमति तक पहुंचने में असमर्थ अनुराधा ने उसे छोड़ दिया और अन्य राजकुमारियों के साथ बातचीत करने के लिए दौड़कर चली गई। हम्फ, तुम बात करने के लिए बहुत बूढ़े हो। इस नाटक के समाप्त होने के बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान जारी रहा। उनमें से एक शतरंज था। शतरंज के मोहरों को देखकर राघव का भाव अजीब हो गया। उसने शिवांश को भी महसूस किया जो उसे घूर रहा था। उसकी आंखें ब्लेड जितनी तेज थी। वो अभी भी, तुम्हारे पिता मेरे जैसे हैं, मैं तुम्हारे पिता हूं, कहानी में डूबा हुआ था। राघव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर वह आता तो उसे एक और भी शानदार कहानी बताने में कोई आपत्ति नहीं होती। ग्रैंड एक्साई और ग्रैंड हा के लोगों ने अपना गायन और कविता, गो और शतरंज में अपना कौशल, अपना विद्वानों का ज्ञान आदि प्रदर्शित किया। राघव रुचि से देख रहा था, क्योंकि इस तरह की सांस्कृतिक विरासत मंत्रमुग्ध करने वाली थी। जब उसे एक शानदार अनुभव मिलता था तो वह भी ताली बजाता था। ग्रैंड हा के कुछ लोगों ने राघव को चुनौती देना शुरू कर दिया। शतरंज के अलावा उन्होंने उसे संकेतों के आदान प्रदान के लिए चुनौती दी, लेकिन राघव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मुख्य बात यह थी कि राघव के पास उन चीजों में कोई कौशल नहीं था, और वह उन्हें अपना चेहरा थप्पड़ मारने का मौका नहीं देगा। मेरे पास सितार में कुछ असामान्य कौशल है, और मैंने सुना है कि महोदय राघव संगीत सिद्धांत में बहुत कुशल है। मुझे उम्मीद है कि महोदय राघव मुझे अपने ज्ञान से कृपा करेंगे। अचानक एक लाल वस्त्र वाली युवती मंच पर दिखाई दी, एक प्राचीन सितार पकड़े हुए। उसने सीधे राघव को निशाना बनाना शुरू कर दिया। राघव के जवाब का इंतजार किए बिना महिला ने अपना वीणा बजाना शुरू कर दिया। मधुर वीणा संगीत हवा में गूंजने लगा, और ध्वनि तरंगे ग्रैंड एक्साई सिटी के अधिकांश हिस्सों में फैल गई। शहर के अनगिनत विशेषज्ञों ने हेवनली क्लाउड प्लेटफॉर्म की ओर दूरी में देखा। उस वीणा संगीत में अपनी एक इच्छा शक्ति थी जो उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। राघव, क्या तुम वास्तव में संगीत सिद्धांत में कुशल हो? उसे यह कैसे पता चला? क्या तुम उसे जानते हो? अनुराधा ने संदेह से राघव को देखा। मुझे भी ये अजीब लग रहा है।
मुझे भी नहीं पता था कि मैं संगीत सिद्धांत में निपुण हूं, राघव ने आश्चर्य से कहा। अनुराधा के होठों से एक हंसी निकली और उसने हल्के से उसे मारा, चेतावनी दी, ये मजाक करने का समय नहीं है। एक बार जब वह समाप्त कर लेती है तो वो निश्चित रूप से तुमसे सलाह मांगेगी, इसलिए खुद को तैयार कर लो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसी चीज मेरे लिए, राघव के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकती है? वो मुझे बहुत कम आंक रही है। राघव ने अपनी छाती फुला ली। क्या तुम्हारे पास उससे निपटने का कोई तरीका है? अनुराधा ने आश्चर्य से पूछा। एक रणनीतिक पलायन। तुम खुद को व्यस्त रखो जबकि मैं चला जाता हूं। राघव जाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन अनुराधा ने उसे वापस खींच लिया। तुम लड़ाई से भाग रहे हो। तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम भविष्य में अपना सिर भी कैसे उठाओगे? अनुराधा ने मांग की। मैं अपना सिर क्यों उठाऊंगा? ये थकाऊ है। राघव ने कंधे उचकाए। उससे निपटने का कोई तरीका सोचो। तुम इतने स्मार्ट हो, तुम निश्चित रूप से उससे निपट सकते हो, है ना? अनुराधा ने उम्मीद से कहा। वह बहुत संभव नहीं है। 7 छिद्रों में से मैं केवल 6 में कुशल हूं। मेरे पास कोई आश्वासन नहीं है, राघव ने गंभीरता से कहा। उनमें से 6 में कुशल होना पहले से ही बेहद अद्भुत है। रुको, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें एक भी नहीं आता? अनुराधा ने एक पल के बाद प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल। जब संगीत की बात आई तो राघव वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए भागना निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। लेकिन तुम भाग नहीं सकते, या ये हमारे ग्रैंड एक्साई का चेहरा खो देगा। अभी तुम ग्रैंड एक्साई के जनरलों में से एक हो, इसलिए तुम भाग नहीं सकते। अनुराधा ने राघव को कसकर पकड़े रखा, जैसे कि डर रहा हो कि वह इसी पल फिसल जाएगा। राघव को यह मजाकिया लगा। ये लड़की बहुत शुद्ध दिल की थी। कभी कभी वो एक मजाक भी नहीं समझ सकती थी और सोचती थी कि वो वास्तव में भाग रहा है। आदिम अराजकता शुरू में विभाजित हुई। यांग ने स्वर्ग का निर्माण किया, यिन ने पृथ्वी का निर्माण किया। यिन और यांग विभाजित हुए, स्वर्ग और पृथ्वी सामना करते हुए। ठीक इसी पल एक मीठी गायन ध्वनि ने वीणा संगीत के साथ शुरू कर दिया। वो महिला वास्तव में बजाते समय गा रही थी। उसका गायन बहुत अच्छा था और उसका गीत एक धर्म ग्रंथ था जिसमें दुनिया का सार समाहित था। जैसे ही उसकी आवाज लोगों के कानों में गूंजी, उन्होंने अपने मानसिक दायरे को बढ़ते हुए महसूस किया। वो वास्तव में शक्तिशाली थी। एक बार जब ये गीत समाप्त हो गया तो सभी को प्रशंसा में सिर हिलाना पड़ा। ये गीत वास्तव में अद्भुत था। अगर वे इस गीत को लगातार सुन सकते तो उनके मानसिक दायरे तेजी से बढ़ेंगे। श्रीमान राघव, कृपया मुझे कुछ सलाह दे। महिला ने राघव की ओर देखा। वह मंच पर खड़ी रही, नीचे उतरने से इनकार कर दिया। राघव झुंझला गया। क्या उसे वास्तव में ऐसा व्यवहार करना पड़ा? उसे उनके बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी याद नहीं थी। वो उसे इस तरह क्यों मजबूर करेगी? मिस, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। राघव ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने लंबे समय से सुना है कि श्रीमान राघव का म्यूजिक दांव में कौशल बेहद गहन है। मैं वास्तव में तुम्हारा मूल्यांकन सुनना चाहती हूं। महिला ने राघव को ईमानदारी से देखा, लेकिन जबकि वह ईमानदारी दूसरों को धोखा देने में सक्षम हो सकती है, यह राघव को धोखा देने में सक्षम नहीं थी। सौरभ और अन्य लोग यह देखकर हैरान थे कि यह महिला राघव को इतना ऊंचा मानती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव में ऐसा कौशल होगा। शिवांश खींच गया। वह राघव को जितना ऊंचा उठाएगा, उसे जमीन पर गिराने में उतना ही अच्छा लगेगा। मिस, तुमने कहा सुना कि मैं संगीत सिद्धांत में कुशल हूं। राघव ने महिला पर एक मुस्कान मुस्कुराई जो एक मुस्कान नहीं थी। उसने उसकी ओर देखा। किसी अज्ञात कारण से जब राघव उसे घूर रहा था तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो राघव को देखते हुए झूठ नहीं बोल सकती थी, हालांकि उसमें हिम्मत थी। वो मुस्कुराई और राघव की ओर झुकी, उसकी नजर से बचने के लिए अपना सिर नीचा किया। श्रीमान राघव, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे कोई सलाह देने से इनकार कर रहे हो? चूंकि तुम मुझे इस तरह मजबूर करना चाहती हो, इस तथ्य के बावजूद कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं शिष्टाचार पर नहीं रुकूंगा।
राघव डींगे मारने से कभी नहीं डरा था। उसके मुंह से शब्द बहने लगे, ठीक है, तुम सही हो।